हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैपेबल कोचिंग सेंटर। आज के इस क्लास में मैं क्लास 10 के मैथ के फार्मूला और सूत्रों के बारे में बात करूंगा ताकि जो एग्ज़ाम है उसमें वो आपके काम आए। आप जानते हैं कि मैथ जो है वो पूरी तरह फार्मूला पर डिपेंड है। अगर मैथ का सारा फार्मूला याद है तो जितना भी बेसिक क्वेश्चंस है वो आप इजीली बना लेंगे। फिर बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए तो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है और ऑब्जेक्टिव में अधिकांशतः फार्मूला या उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही रहता है जो हल्का या बेसिक क्वेश्चन है। तो फार्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप परीक्षा में मैथ में अच्छा नंबर ला सके। तो सबसे पहले पहला चैप्टर जो है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। इससे क्या क्वेश्चन सूत्र में क्या आता है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हों तो आप यूक्लिड के विभाजन प्रमेय का के सूत्र के हिसाब से ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ये जो पहले का जो आप पढ़े हैं बच्चे तीसरा चौथा क्लास में, जो डिवीजन एल्गोरिदम था विभाजन का सिद्ध करने का, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, उसी का परिवर्तित रूप है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है यूक्लिड का विभाजन प्रमेय। तो ए को अगर बी से भाग देंगे, क्यू भाजक आता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो इसी को नोटेड फॉर्म में लिखा है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर रिमाइंडर यानी शेष है। तो हम जानते हैं कि 5 से अगर किसी संख्या को भागा देंगे तो 5 से ज्यादा का शेष नहीं बचेगा। अगर ज्यादा का शेष बचेगा तो एक बार और भाग लग जाएगा, 5 से कम का ही शेष बचेगा या शेष नहीं बचेगा। तो इसलिए आर का वैल्यू जो है वो या तो 0 होगा, पूरा कट गया तो 0, या 0 से बड़ा होगा लेकिन जिससे भाग दे रहे हैं उससे कम होगा। फिर दूसरा फार्मूला आता है आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो फार्मूला है, तो उसमें एचसीएफ दो संख्या का या तीन संख्या का, दो संख्या का जो है एचसीएफ और एलसीएम के माने क्या रिलेटेड है, उसका पहला संख्या दूसरा संख्या से। तो पहला फार्मूला उससे रिलेटेड है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये मेन फार्मूला है जो बराबर होता है। अब इसी फार्मूला से बाकी फार्मूला आपको कभी कभी दे देता है कि एलसीएम दे दिया है और पहला संख्या दूसरा संख्या दे दिया है, कह रहा है एचसीएफ निकालिए, तो इसी से बन जाएगा एचसीएफ बराबर एलसीएम, इधर गुना उधर जाके भागा, यानी एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एलसीएम। फिर अगर एलसीएम दिया है और पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है और आपको एचसीएफ दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर निकालना है तो एचसीएफ जाके भागा कर देंगे, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा एचसीएफ। कभी कभी करता है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ रहता है और एक संख्या दिया रहता है, कहता है दूसरी संख्या निकाले, तो इसी फार्मूला से दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो ये पहली संख्या इधर गुना था जाके उधर भागा कर देंगे, यानी दूसरी संख्या का फार्मूला हो गया एचसीएफ इंटू एलसीएम बटा पहली संख्या। फिर हम जब कोई संख्या अपरिमेय है उसको प्रूव करते हैं तो उसमें बीच में एक नियम यूज करते हैं, वो ये है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। हम जैसे √5 जो है वो अपरिमेय संख्या है, उसको जब प्रूव करते हैं परिमेय मानकर, तो आगे हम ये चीज लिखते हैं कि p स्क्वायर 25 को डिवाइड कर रहा है, या 5 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 जो है p को भी डिवाइड करेगा, तो वो इसी नियम से। फिर आपको क्वेश्चन पूछता है शांत और अशांत दशमलव कैसे निकालें। कोई परिमेय संख्या दिया हुआ बटा दिया हुआ, कहता है कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा, तो उसके लिए ये नियम है कि p बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में हो। कहने का मतलब है कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर है हर है उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। वो अभाज्य गुणनखंड में यदि सिर्फ 2 है तो भी शांत दशमलव प्रसार होगा, यदि 5 है तो भी शांत दशमलव प्रसार होगा, 2 और 5 केवल है तो भी शांत दशमलव प्रसार होगा। 2 5 के अलावा कोई भी अगर दूसरा मतलब कि संख्या है 3 है 7 है तो वो शांत नहीं होगा, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो शांत होने का क्या शर्त है, यही कि उसका हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप में होगा।
तब फिर द्विघात बहुपद में आते हैं। द्विघात बहुपद के चैप्टर में क्या है, तो सब द्विघात बहुपद क्या है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात यानी जिसका अधिकतम पावर 2 है, तो इसका मूलक शून्यक या मूल या आंसर कितना निकलेगा, वो भी 2 निकलेगा। पहला को मानते हैं अल्फा, दूसरा को मानते हैं बीटा। तो बिना शून्यक निकाले हुए फार्मूला से शून्यक कभी कभी निकालने देता है, तो शून्यक का योग या गुना निकालने देता है। तो शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ए बी सी कहाँ से लेंगे, तो इसी को, ये जो बहुपद है इसमें से x² का गुणक a होगा, x का गुणक b होगा, और जो नियत अंक है कांस्टेंट है वो c होगा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। उसी तरह शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या हो गया, c बाई ए। अब फिर तो आपको क्वेश्चन देता है कि शून्यक दिया हुआ है या शून्यक का योग दिया हुआ है, तो आप द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे। तो यदि शून्यक दिया हुआ है या उसका योग दिया हुआ है, तो द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, x² माइनस शून्यकों का योग गुना x, यानी अल्फा प्लस बीटा गुना x, और जोड़ शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी x, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा होल इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 इसलिए लिखे हैं कि जो बटा उटा रहेगा उसको एलसीएम लेकर कीजिएगा, 0 के तरफ फेंक दीजिएगा तो खत्म हो जाएगा, बाद में बराबर 0 हटा देंगे तो बहुपद निकल जाएगा, और समीकरण निकालना होगा तो बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, फिर आता है त्रिघात बहुपद, यानी जिसका अधिकतम घात 3 है, यानी सबसे बड़ा पावर 3 है, तो इसका मानक रूप क्या हो गया, ax² प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो इसका अधिकतम पावर 3 है, तो इसका आंसर कब निकलेगा, शून्य कब निकलेगा, 3 गो, जितना अधिकतम पावर रहता है उतना ही निकलता है उसका शून्यक या आंसर। तो 3 निकलेगा, तो एक को अल्फा माने, दूसरा को बीटा माने, तीसरा को गामा माने। तो अब शून्यकों का योग फार्मूला से बिना शून्यक निकाले हुए शून्यक का योग निकालने कह देता है, तो एबीसी यहाँ से ले लेंगे, एबीसीडी, अब इस फार्मूला का यूज करके निकालेंगे शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फार्मूला क्या होगा, माइनस बी बाई ए, दो कर गुना करके जोड़ लेंगे, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फार्मूला c बाई ए, और तीनों शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला यानी अल्फा बीटा गामा का फार्मूला माइनस बी बाई ए। ये हो गया शून्यकों का योग या गुणनफल निकालना, या दो करके गुना करके जोड़ निकालना। ये फार्मूला आपको 1 नंबर वाला में पूछता है और मैथ में फायदा देगा, ऑब्जेक्टिव के लिए तो फार्मूला मस्ट है। अब होता है आपको क्वेश्चन देता है कि शून्यक दिया हुआ है त्रिघात बहुपद का, तो आप किस त्रिघात बहुपद का वो शून्यक है आपको निकालना है। तो आप ये तीनों चीज निकाल लीजिए, शून्यकों का शून्यक दिया हुआ है तो जोड़ निकाल लेंगे, दो करके गुना करके जोड़ निकाल लेंगे और ये निकाल लेंगे, और इस फार्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, x³ माइनस शून्यकों का योग गुना x², यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस दो करके शून्यकों का गुणनफल और योग गुना x, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा होल इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, यानी x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल इंटू x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होल इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। याद करने का टेक्निक क्या है, एक माइनस रखेंगे, दूसरा प्लस रखेंगे, फिर माइनस। ठीक है, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण का चैप्टर आता है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो पहला दो समीकरण इसमें होता है तभी हम सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन हो गया है a1x प्लस b1i प्लस c1 बराबर 0, दूसरा इक्वेशन हो गया a2x प्लस b2i प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसमें शर्त, इसमें जो है कि क्या शर्त लगेगा कि सॉल्यूशन होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, कोई हल नहीं होगा। कभी कभी पूछ देता है कि रेखाएं बताए कि प्रतिच्छेदी है कि समपाती है कि समांतर है, या कभी पूछ देता है कि समीकरण ये जो दिया हुआ है ये संगत है कि असंगत है कि आश्रित है। तो उसके लिए कौन सा शर्त है, तो उसके लिए आपको यही तीनों शर्त आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये a1 b1 a2 b2 कहाँ से लेंगे, तो ये देख लीजिए, पहला समीकरण का x के साथ जो रहता है a1, y के साथ जो रहता है b1 और कांस्टेंट टर्म c1, अब दूसरा समीकरण में x के साथ जो है a2, y के साथ जो है b2 और c2। तो इसी से हम a1 b1 c1 निकाल कर अलग लिख लेंगे, और तब देखेंगे कि यदि इस शर्त को पालन करता है a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2 का, तो हल क्या होगा, अद्वितीय हल, माने एक हल होगा, केवल एक हल, इसलिए अद्वितीय हल होगा।
और रेखा में पूछेगा तो ऐसी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, काटती है एक बिंदु पर, इसलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। अब पूछेगा कि संगत है कि असंगत है, तो हल निकल रहा है इसलिए वो संगत कहलाएगा। फिर दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर इस शर्त को पूर्ति करता है, इस शर्त का पालन करता है तो अनेक हल होगा। उसमें अनेक हल लिख के छोड़ देंगे, आंसर निकालने का जरूरत नहीं है। लेकिन पूछेगा कि कितना हल होगा तो लिखेंगे अनेक हल। पूछेगा रेखाएं कैसी होगी तो संपाती, माने एक के रेखा पर दूसरा रेखा, तो लाखों बिंदु मिल रहा तो लाखों हल होगा। फिर तो इसको क्या कहेंगे, संगत असंगत या आश्रित। तो ये न संगत होगा न असंगत, उसको क्या कहेंगे, आश्रित कहेंगे। कहीं कहीं संगत भी कहता है लेकिन वो आश्रित है। फिर तीसरा शब्द क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बट नॉट c1/c2, माने ये दोनों बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। ऐसी स्थिति जब आएगी तो सीधे आंसर में लिखेंगे कोई हल नहीं, वहीं छोड़ देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कोई हल नहीं है कि शर्त क्या है, ये हो गया। तो इसमें रेखाएं कैसी होगी तो समांतर रेखा। आप जानते हैं समांतर रेखा कहीं काटती नहीं है एक दूसरे को, तो हल नहीं होगा, काटेगी तभी हल होगा। प्रतिच्छेदी में हल होगा, संपाती में एक के दूसरा पर रेखा है तो ढेर सारा हल होगा। ये समांतर रेखा है, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं काटेगी, कोई हल नहीं होगा। तो ये संगत है कि असंगत है, ये समीकरण तो असंगत है। फिर कई तरह का विधि आप पढ़े, आपको बनाने के लिए देगा, जोड़ घटा योग और व्यवकलन की विधि से बनाइए, तो उसमें भी फार्मूला नहीं है, वो प्रैक्टिस करना है। फिर देगा प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, उसमें भी फार्मूला नहीं है, आपको प्रैक्टिस करके सीखना है। वज्र गुणन विधि से बनाने कहेगा तो उसमें फार्मूला ये यहाँ से a1 b1 c1 यहाँ पर उतार लेंगे और ये फार्मूला का यूज करेंगे। क्या फार्मूला है भाई, x/b1 c2 - b2 c1 बराबर y/c1 a2 - a2 c1 बराबर 1/a1 b2 - a2 b1। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये प्रोसेस है उसको अपना निकालने का, तो निकालने लर्न कर लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर आता है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप क्या होगा, ax² + bx + c = 0। इसमें से a b c, x² का जो गुणांक है उसको ये कहेंगे, x का गुणांक b और कांस्टेंट टर्म c है, इसे a b c हम अलग वैल्यू लिख लेंगे। फिर कहता है कि विभक्ति कर निकाले या d डिस्क्रिमिनेंट निकाले। तो d का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। इस फार्मूला से हम d निकाल सकते हैं अगर d निकालने का रहा तो। या कहेगा हल निकालें, सॉल्यूशन करें, तो d निकाल लेंगे। उसके बाद हल सूत्र कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, तो जिसमें इक्वेशन है, x में इक्वेशन है, तो x बराबर -b ± √d, जो वैल्यू निकाले हैं /2 है, -b ±√d/2 है। फिर क्वेश्चन आता है कभी कभी कि बिना हल निकाले मूलों की प्रकृति बताइए कि मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा, समान होगा, असमान होगा, काल्पनिक होगा। तो उसके लिए हम d निकालेंगे और d कैसा होगा उसके आधार पर मूलों की प्रकृति बताएंगे। तो जब d 0 से बड़ा होगा यानी धनात्मक होगा, 1 2 3 4 कोई भी नंबर हो 0 से बड़ा है, तो मूल वास्तविक होगा और असमान यानी अलग अलग होगा। दो इसका चूंकि घात 2 है तो 2 मूल होगा, दोनों अलग अलग होगा, मिलेगा नहीं, एक जैसा नहीं होगा। जब d 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। जब d 0 ही हो गया तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो दोनों मूल क्या हो जाएगा, -b/2 है -b/2 है, समान हो जाएगा। और जब d 0 से छोटा ऋणात्मक यानी माइनस में अगर d आ गया, d का फार्मूला से निकाले माइनस में आ गया, तो सीधे लिख देंगे कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। ये मूलों का प्रकृति हो गया। फिर अगला चैप्टर जाता है एपी समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग क्या कर देखते हैं कि पहला टर्म को ए कहते हैं, तो ए को पहला पद में बोले, डी जो होता है दो लगातार क्रमिक पदों का अंतर या उसको सार्ध अंतर कहते हैं। सभी जगह डी, जब भी अगला से पिछला घटाइएगा एपी में तो एक ही नंबर आएगा, उसको क्या कहेंगे, डी। तो डी बराबर सार्ध अंतर, उसमें आपको 2 या 3 फार्मूला यूज होता है। पहला तो एनवा पद निकालने देता है, तो ए या डी मालूम रहेगा तो एनवा पद एन का फार्मूला हो जाएगा a + n - 1 * d। इस फार्मूला के यूज करके एन1 पद निकाल लेंगे। फिर आपको ए और डी या एपी दिया है, कहता है कि योग निकालें एन पदों का योग, तो ये फार्मूला n पदों का योग सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn बराबर हो गया n/2 ब्रैकेट में ट्वाइस a + n - 1 * d। या कभी कभी जो है a और d एक में, माने कि आपको d नहीं दे के अंतिम पद दे देता है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे। वही चीज है Sn बराबर n/2
ब्रैकेट में पहला पद जोड़ अंतिम पद, इसके द्वारा हम मूलों मतलब कि जो भी टर्म्स है, जितना टर्म्स है उसका योग निकाल सकते हैं। फिर आता है तीसरा, कभी कभी दे देता है कि 3 संख्या एपी में है तो बीच वाला पद का फॉर्मूला क्या होगा। तो यदि ए बी सी एपी में है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बीच वाला पद किनारे वाले दोनों का जोड़ बटा 2 यानी ए प्लस सी बटा 2। फिर निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको दो, जैसे पी पहला फार्मूला क्या है, तो पी कोई बिंदु है जिसका मतलब कि कोऑर्डिनेट जो है, नियामक जो है x1 y1 है। क्यू कोई बिंदु है उसका नियामक x2 y2 है, और हमको कह देता है कि पी इसके बीच का दूरी यानी पी क्यू निकाले। तो दूरी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू बराबर क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर वैल्यू लेकर पुट कर देंगे, रूट निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर आता है मूल बिंदु से। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है उसका कोऑर्डिनेट। मूल बिंदु से कोई पॉइंट पी दिया है जिसका जो मतलब कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, तो इसका दूरी क्या होगा, तो ओपी। मूल बिंदु से है तो ये ओ ये पी, ओपी का दूरी क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर विभाजन सूत्र में कहता है कि यदि P का जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और कोई बिंदु P जो है इसको अंतः विभाजित करता है 3:2 में या किसी में, तो उसको हम m अनुपात n में कहते हैं, अंतः विभाजित करता है। तो कहता है कि P जो विभाजित करता है x y इसका कोऑर्डिनेट है, तो x और y का वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तो जो विभाजित करता है उसका x कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा, nx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। x1 y1 x2 y2 यहाँ से ले लीजिएगा, mn का वैल्यू यहाँ दिया रहेगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x बराबर nx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। उसी तरह y कोऑर्डिनेट का my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये विभाजन सूत्र हो गया। फिर कहता है कि मध्य बिंदु का क्या होगा, अगर P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, Q का कोऑर्डिनेट यानी नियामक x2 y2 है, इसके बीच का बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसका x मध्य बिंदु का x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो x1 जोड़ x2 बाई 2, x1 जोड़ x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y1 प्लस y2 बाई 2, इससे मध्य बिंदु का हो जाएगा। फिर आपको दिया रहता है कि a b c 3 बिंदु है, जहां a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, c का कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो त्रिभुज abc का क्षेत्रफल क्या होगा, तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये सब का वैल्यू दिया हुआ है। आप फार्मूला लिखिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, हाफ इंटू हाफ होल इंटू x1 होल इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 होल इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 होल इंटू y1 माइनस y2। याद रखने का तरीका क्या है भाई, तो हाफ पहले तो रखेंगे ब्रैकेट के बाहर, उसके बाद x1 लेंगे, तो x1 के बाद क्या आता है 2 3, तो ब्रैकेट में y2 माइनस y3 रहेगा, प्लस अब x1 ले लिए थे, अब क्या लेंगे x2, तो x2 के बाद क्या आता है 3, तो ब्रैकेट में y3 माइनस y1 रहेगा। फिर प्लस लिखेंगे, x1 x2 ले लिए थे, अब लेंगे x3, तो 3 के बाद क्या आएगा सर्कुलर में 1 2 3 है, ये है, तो 3 के बाद फिर 1 आएगा, यानी ब्रैकेट में y1 माइनस y2। ये याद करने का तरीका है। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर आता है, जिसमें आपको आयतन निकालने, क्षेत्रफल निकालने आता है। तो बाकी जो छोटा छोटा फार्मूला आप पीछे के क्लास में पढ़े हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ इस 10 क्लास में जो मेनली आता है वो आपको यहाँ बता रहे हैं। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का संगत चाप की लंबाई पूछ देता है, उसका फार्मूला क्या होता है, एल बराबर पाई आर थीटा बाई 180। फिर वृत्त खंड का क्षेत्रफल पूछता है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल, यानी वृत्त खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो इस फार्मूला से हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। फिर आता है शंकु के छिन्नक का, जो बाल्टी दूध कितना अटेगा टोपी में है, उसका आयतन कितना होगा, तो उसको शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो शंकु के छिन्नक का आयतन का फार्मूला क्या होगा, 1/3 पाई एच होल इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। आपको पूछ देता है कि बाल्टी है, ऊपर का त्रिज्या इतना है, नीचे का त्रिज्या इतना है, कितना दूध हटेगा, कितना लीटर दूध हटेगा।
तो बाल्टी का बनावट कैसा होता है, ऊपर का त्रिज्या ज्यादा होता है, नीचे का कम होता है, तो एक R1 हो गया, एक R2 हो गया, तो कितना दूध हटेगा, यानी आयतन निकालेंगे। तो शंकु का छिन्नक का आयतन ये फार्मूला को बैठा देंगे तो आपका आ जाएगा। फिर शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई होल इंटू R1 प्लस R2 होल इंटू एल, ये फार्मूला हो गया। जहां एल का वैल्यू क्या होता है, एल का भी फार्मूला एक नंबर में पूछ देता है। एक पूछता है शंकु में, जहां एल का फार्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसमें 2r है, तो छिन्नक में एल का फार्मूला क्या होगा, रूट अंडर एच स्क्वायर, तो वही रह गया। अब हुआ आर स्क्वायर के जगह पर हो गया बड़का आर घटाओ छोटका आर का स्क्वायर, मतलब R1 प्लस माइनस R2 का स्क्वायर। फिर आता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है आप ये फार्मूला है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखती है। फिर ऊपर का क्षेत्रफल, तो ऊपर गोलीय होता है पाई R1 स्क्वायर, फिर नीचे का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इसी को जोड़कर आप बना लीजिएगा। फिर आता है माध्य माध्यिका बहुलक में माध्य निकालने का फार्मूला, तो अगर डायरेक्ट मेथड से निकालना है तो डायरेक्ट मेथड है समेशन एफ एक्स बटा है समेशन एफ, इस फार्मूला से डायरेक्ट निकल जाएगा। या आपको कहता है कि कल्पित माध्य विधि से बनाइए, तो कल्पित माध्य एक बीच वाला किसी भी फ्रीक्वेंसी एथी से मतलब कि चर से मान लेंगे, और कल्पित माध्य वाला फार्मूला माध्य का क्या है, ए प्लस समेशन एफ डी बाई एफ। या आपको कहता है कि पद विचलन विधि से बनाइए, तो पद विचलन विधि में माध्य का क्या फार्मूला है, तो कल्पित माध्य यानी ए प्लस एच इंटू समेशन एफ आई यू आई का गुना बटा समेशन एफ आई यू आई के डी के इस फार्मूला का डी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ डी बराबर एक्स आई माइनस ए। इस फार्मूला का यू आई कैसे निकालेंगे, तो एक्स आई माइनस ए बाई एच, माने डी का जो वैल्यू है उसमें एच से वर्ग का जो ऊंचाई है माने वर्ग का जो लंबाई है उससे भागा दे देंगे, ये कल्पित माध्य है। तो माध्य का हो गया। बहुलक का फार्मूला क्या हो गया, एल प्लस f1 माइनस f0 बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होल इंटू एच, ये बहुलक का, ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको माध्य मालिका बहुलक से एक बड़ा क्वेश्चन पूछेगा। फिर एक नंबरिया फार्मूला में क्या करता है कि बहुलक बराबर लिख कर 3 टर्म दे देगा, ऊपर का कोई टर्म मिस कर देगा या नीचे का 4 ऑप्शन में से दे देगा कि कौन सा होगा, तो फार्मूला याद रखेगा तो पढ़ने में सुविधा होगा। तो माध्यिका का फार्मूला हो गया एल प्लस ब्रैकेट में n बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ बाई एफ होल इंटू एच, वो वैल्यू अपना माध्यिका वर्ग निकाल कर वैल्यू बैठाइएगा तो ये आ जाएगा। अब आता है आपका प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का 10 क्लास तक एक ही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी घटना का प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है, तो उसके अनुकूल, जिस घटना का जिक्र है उसके अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। तो पीई का एक ही फार्मूला आपको है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा ई के कुल परिणामों की संख्या। जो अब कहता है कि प्रोबेबिलिटी कभी कभी पूछ देता है कि कहां से कहां तक होता है, तो प्रोबेबिलिटी ना 0 से कम होगा यानी निगेटिव नहीं होगा, और ना 1 से ज्यादा होगा, यानी प्रोबेबिलिटी जब भी होगा किसी भी घटना का तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो पीई जो है वो 0 से बड़ा या बराबर, 1 से छोटा या बराबर, 1 से ज्यादा नहीं होगा वो गलत हो जाएगा, 0 से कम नहीं होगा वो माइनस में, वो भी गलत हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ा और बराबर होगा और 1 से छोटा और बराबर होगा, माने 0 और 1 के बीच में। अब कभी कभी आपको क्वेश्चन दे देता है कि किसी घटना के होने की संभावना और कि उस घटना के नहीं होने की संभावना का योग क्या होता है, तो हमेशा जो है प्रोबेबिलिटी जो भी हो, होने या नहीं होने का संभावना हमेशा 1 होता है। तो P होने की संभावना यानी E, P E के ऊपर जो चिन्ह दिया गया है तो उसको PE नॉट कहा जाता है, ये दोनों का जोड़ हमेशा 1 होगा। कभी पूछ देता है कि PE दिया है तो नहीं होने का संभावना निकालिए, PE दिया है नहीं होने का संभावना है तो PE को जो है इधर जाके घट जाएगा, 1 से घटा देंगे तो नहीं होने का संभावना निकलेगा। या किसी घटना के नहीं होने का संभावना दिया है तो होने का संभावना क्या होगा, तो हम जानते हैं दोनों का जोड़ 1 ही होना चाहिए, तो उसमें 1 से नहीं होने का संभावना घटा देंगे। मेन फार्मूला ये है, अब इसका जो मांगेगा उधर करके फार्मूला बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, और ट्रिकोनोमेट्री का जो फार्मूला है वो यहाँ इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि पीछे के क्लास में हमने ट्रिकोनोमेट्री के फार्मूला के बारे में पूरे विस्तार से बताते हुए समझाया है। आप पीछे के वीडियो देखकर उसको अच्छा से याद कर लेंगे, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री का फार्मूला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैथ पूरी तरह, मैथ फुली डिपेंड्स ऑन फार्मूला। मैथ का अगर आपका फार्मूला कंप्लीट होगा
तो समझिए कि 50% मैथ तो आपका इसी तरह बन जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या चाहे 1 नंबर 2 नंबर का जो बेसिक क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आप मेरी इस वीडियो का फायदा उठाएंगे और अच्छा से अच्छा प्राप्तांक प्राप्त करेंगे, मार्क्स प्राप्त करेंगे परीक्षा में। इसके लिए हम विश करते हैं। तो मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो मेरा ये वीडियो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में मैं अधिक से अधिक ज्ञान वाली या कोर्स वाली मैथ और साइंस की चीज़ें, इंग्लिश की चीज़ें आपका वीडियो आपके समक्ष ला सकूं। थैंक यू।